कैसी प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी? कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम मुझे तो ये आता है ना, कि मुझे मैम बेसिक से नहीं पढ़ना, मुझे आप थोड़ा आगे से पढ़ाओ। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, कुछ बच्चों के टाइम क्लैशेस हो रहे थे। तो इन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करा है, एक तरीका निकाला गया है। वो तरीका क्या है कि आप लोगों का 13 नवंबर यानी कि जो अब संडे आएगा ना, संडे आएगा ना, इस संडे को क्या है, 13 को आपका टेस्ट होगा ये। ठीक है, टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में जो आपका स्कोर आएगा उसके हिसाब से बच्चों के बैचेस बनेंगे। समझ आइए बात, क्या होगा, 13 को टेस्ट है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो बैचेस बनेंगे स्कोर के अकॉर्डिंग, जिन बच्चों का एक लेवल में स्कोर आएगा, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो बच्चे बोलते हैं कि मैम मुझे थोड़ा सा आगे का पढ़ना है, मैं ये नहीं जानना चाहता कि व्हाट इज सेल, मुझे आप ये बताओ कि सेल में क्या फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, टेस्ट कहाँ होगा अभी बताती हूँ, आपका ग्रुप पे लिंक आएगा, ग्रुप पे जो लिंक आएगा उसमें आपको टेस्ट अटेंड करना है। हाँ, ऑनलाइन ही होगा, 13 को होगा, ऑनलाइन टेस्ट है। टेस्ट का लिंक, जैसे कि ये लिंक आता है ना आपका क्लास अटेंड करने के लिए, ऐसे ही आपके पास टेस्ट का लिंक आएगा, आपको वो टेस्ट अटेंड करना है। आप टेस्ट अटेंड करोगे तो उसमें क्या मिलेगा, आपको एक स्कोर आ जाएगा। जैसे ही आप टेस्ट अटेंड कर लोगे, साथ के साथ आपके पास क्या आएगा, एक स्कोर आएगा। जो बच्चों का स्कोर होगा वो सब फीड हो जाएगा कि किस बच्चे का क्या स्कोर आया। ठीक है, उसी के हिसाब से आपके क्या होंगे, बैचेस डिवाइड होंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, लिमिटेड बैचेस फिक्स हो जाएंगे कि भाई इस बैच में इतने बच्चे हैं। अभी तो क्या होता है, किसी में कभी 40 आ रहे हैं, कभी 50 आ रहे हैं, तो क्या होता है, हम म्यूट करके करते हैं क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस भी हो जाते हैं ना कभी कभी। लेकिन जब बच्चे फिक्स हो जाएंगे, क्लास फिक्स हो जाएगी, तो हम आराम से अपना ये माइक्रोफोन ऑन करके क्या करेंगे, क्लासेस करा करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप साथ के साथ कुछ पूछना है तो पूछ भी सको। ठीक है, टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट आएगा गूगल, जो आपका ग्रुप है, ग्रुप पे आपका लिंक आएगा, आपको लिंक खोलना है। लिंक खोलोगे आप तो आपके पास आएगा एक नंबर, जो आप उसमें क्लास अटेंड करने के लिए नंबर डालते हो ना, डालते हो ना, स्टूडेंट आईडी डालते हो, बोलो भाई, स्टूडेंट आईडी डालते हो ना, ऐसे वहां पे आपको स्टूडेंट आईडी सबमिट करनी है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी सबमिट करने के बाद हो सकता है एकदम से आपका लिंक ना खुले टेस्ट का, आप 2 मिनट वेट जरूर करना है, ऐसा नहीं सोचना कि वो चल नहीं रहा है। ठीक है, कभी कभी वो प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। तो आपको उसको लिंक को, स्टूडेंट आईडी डाली, आपका लिंक जनरेट होगा, और वो टेस्ट आपका ओपन होगा। उसमें ऐसा होगा कि जैसे एक स्क्रीन हो गई, ऐसे मान लो आप, इसको ऐसे मान लो आप, आपकी स्क्रीन खुली। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, 3 ऊपर लाइंस होंगी। ठीक है, उन लाइंस में कुछ ऑप्शंस होंगे अंदर, यहाँ पे क्या होंगे, क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मान लो जितने भी क्वेश्चंस है, मान लो 90 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन क्लिक करोगे, एक तरीका तो ये है कि आपने 1 2 3 ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, आप जिस भी क्वेश्चन पे क्लिक करोगे वो क्वेश्चन आपका खुल जाएगा। उसमें क्या आएंगे आपके, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे 4 आपको समझ आ जाएगा, जैसे हम पोल्स करते हैं ना, इसी तरीके से आएगा, आपको क्वेश्चन दिखेगा, नीचे 4 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, बायो में तो कुछ सॉल्व नहीं करना, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या है कि आपको ऑप्शंस, क्वेश्चन पढ़ा आपने, आप साइड में रफ पेपर रख के बैठना। अभी बता रही हूँ मैं, हाँ एमसीक्यू आएगा सिर्फ। ठीक है ना, अभी बताती हूँ सिलेबस। एंड क्वेश्चन आप सॉल्व करो अपने पेपर पे और आंसर चूज कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, आंसर आपने ए बी सी डी में से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्लियर, एक आएगा सेव एंड नेक्स्ट। समझ आया, एक ऑप्शन आएगा क्लियर, एक आएगा सेव और नेक्स्ट। जब भी कोई क्वेश्चन करोगे, मान लो एक क्वेश्चन नंबर 4 था आपने आंसर दिया इसका सी, सेव करना मत भूलना। ठीक है, जब तक सेव नहीं करोगे, गूगल फॉर्म नहीं होगा, वो एक अलग पोर्टल पे लेके जाएगा आपको। ठीक है, लिंक आएगा, लिंक में स्टूडेंट आईडी सबमिट करनी है। वो आईडी कहाँ लेके जाएगी आपको, एक पोर्टल पे लेके जाएगी। उस पोर्टल को आप जैसे ही खोलोगे, उसमें आपको ये क्वेश्चंस दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एबीसीडी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपने जैसे ही ऑप्शन सेलेक्ट करा, सेव करना मत भूलना। ठीक है, सेव नहीं करोगे तब तक क्या होगा, आपका आंसर सबमिट नहीं होगा। ठीक है, मान लो आपने सेव करा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आएगा एक एरो नेक्स्ट के लिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुझे जाना है। यहाँ पे एक आएगा नीचे एरो प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, इतना सबको पता होगा, आप लोग कंप्यूटर्स यूज करते हो, लैपटॉप्स यूज करते हो, इतना आइडिया सबको होता है। ठीक है, मेन चीज क्या है, बस सेव करना मत भूलना। ठीक है,
मान लो आपने 50 क्वेश्चन दे दिया और सेव नहीं करा, तो क्या होगा, वो आंसर कोई भी सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग नीना। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप जितने क्वेश्चंस होंगे आप सब कर सकते हो। ठीक है, किसी को देखना है कि उसके बाद आपने मान लो 50 के 50 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपको आपके पास ये चार्ट आया, आपने इसमें देखा कि नहीं मुझे 3 वाला रिव्यू करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से 3 क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि हाँ मैंने कौन सा आंसर दिया है। आंसर चेंज करना है तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर कर सकते हो और दोबारा से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ये बता रही हूँ बच्चे कि अभी क्या होगा, आपका संडे को एक टेस्ट होगा। ठीक है, 30 नवंबर यानी कि जो कमिंग संडे आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट कैसे होगा, आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे आपको क्लिक करना है, आप टेस्ट पोर्टल पे पहुंचोगे, वहां पे टेस्ट पोर्टल पे आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आपको आंसर एमसीक्यू वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर देयर, आपको वो चूज करना है आंसर और सेव करना मत भूलना। ठीक है, सेव करते जाना, आगे बढ़ते जाना। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे जब मान लो आपने सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए, उसके बाद स्क्रीन पे ऊपर यहाँ पे आएगा एंड द टेस्ट। जब आप एंड द टेस्ट करोगे, एंड द टेस्ट करते ही आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट स्क्रीन पे आपका टेस्ट का स्कोर आ जाएगा, कितना आपने स्कोर करा। ठीक है, समझ आ गई बात, साथ के साथ आपको स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज और है, जैसे जो ये वाला चार्ट आएगा ना, वैसे तो एक स्क्रीन पे एक बार में आपको एक ही क्वेश्चन दिखेगा, जैसे हम पोल करते हैं। टाइम लिमिट आई थिंक आपकी बता दूंगी मैं, अभी क्लियर नहीं है, उसमें लिख कर आएगी ऑलमोस्ट शायद 3 आवर्स ही होगा। एक सेकेंड में कंफर्म कर लेती हूँ। ठीक है, 1 आवर है बेटा, आई थिंक 1 आवर होगी। ठीक है, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको मैसेज आएगा ना उसमें टाइम लिमिट भी लिख कर आएगा। ठीक है, ऑल आई थिंक 1 आवर होगी, 3 आवर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1 आवर होगी। ठीक है, तो एक तो होगा एक क्वेश्चन एक बार में एक स्क्रीन पे आएगा, लास्ट में आप क्या देख सकते हो, सारे क्वेश्चन एक बार में देख सकते हो। उसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने आंसर करा है, कौन सा नहीं करा, और कौन सा क्या है कि आपका गलत हो गया। ठीक है, जब आपका टेस्ट स्कोर आएगा उसके बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही था, कौन सा गलत था, तो आप दोबारा से वो चीज देख सकते हो, लेकिन सबमिट करने के बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, किसी को कोई डाउट कैसे करना है टेस्ट? टाइमिंग बेटा उसमें लिख कर आएगी, अभी अभी डिसाइडेड नहीं है, अराउंड 11 और 12 आप मान के चलो। ठीक है, बाकी आपको ग्रुप पे शेयर हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरी बात रही सिलेबस की। हाँ, अब सिलेबस पे जंप करते हैं, ये आपका ऐसा कुछ सिलेबस होगा। ठीक है, सिलेबस में देखो हमने बायोलॉजी में ऑलमोस्ट वही चैप्टर्स रखे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 हम पढ़ चुके हैं, प्लांट किंगडम 3, फोर्थ इज एनिमल किंगडम, जो आपके एग्जाम्स में भी आए हैं। ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है ना, ये 8th चैप्टर हो गया सेल वाला, फिफ्थ हो गया ये मॉर्फोलॉजी, और सातवें एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। तो ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से आएगा। दूसरी बात, ये थोड़े से 10th के चैप्टर आपके इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है, ये क्यों इंक्लूड करे गए हैं, सबका होगा बच्चे। देखो ये बायो का है, ये केमिस्ट्री का है, ये मैथ्स का है, या मैथ्स नहीं लिखा। ठीक है, मिक्स पेपर होगा एक तरीके से। ठीक है ना, ये फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये मैथ्स हो गया। ठीक है, ये सिलेबस आपको दोबारा शेयर हो जाएगा, अभी आप रफ देख लो एक बार। ठीक है, सभी का मिक्स पेपर होगा, जैसे नीट में होता है सारे सब्जेक्ट आते हैं ना, वैसा ही कुछ होगा। 10th का पोर्शन भी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ठीक है, तीनों चारों सब्जेक्ट में क्या है, थोड़ा सा पोर्शन 10th का भी लिया है, तो जिस 10th की बुक्स आपके पास होंगी तो उसको क्या करना है, एक बार देख लेना। ठीक है ना, हालांकि 10th में से कुछ नहीं आता आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि आप इन्हीं चैप्टर्स को क्या करोगे, 11th और 12th में एक इलेबोरेटेड वे में पढ़ोगे। ठीक है ना, अभी क्या करना है, हमें ये देखना है कि बस कौन से लेवल, कौन सा बच्चा कितनी लेवल पर है, उसकी नॉलेज किस लेवल पे है। मैथ्स नहीं है तो बायो का होगा आपका, 3 का होगा, जिसके पास जो है वो देंगे। जैसे पीसीबी है तो पीसीबी देना, पीसीएम है तो पीसीएम वाला देना। ठीक है, और जिन बच्चों के पास दोनों है, मैथ्स भी और बायो भी है, तो
तो आप भाई चूज करो कि आपको किस फील्ड में जाना है और आप कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट अटेंड करना चाहते हो, ठीक है। बेसिक जो पर्पस है ना इस एग्जाम का, और ट्राई करना यार जितने बच्चे हो, अभी आप ऑलमोस्ट 45 स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास, तो ट्राई करो कि एग्जाम जरूर देना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के बेसिस पे ही पता लगेगा कि कौन सा बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, और उसके बाद क्या होगा उसी बेसिस पे आपके, ये देख लिया तुमने टेस्ट, आगे बढ़े। ये सिलेबस है, दोबारा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिलेबस दोबारा शेयर होगा, ठीक है। ठीक है, दोबारा से शेयर हो जाएगा, तो अभी तुम देख लो, या किसी को पिक लेनी है, क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो तो टेस्ट का स्कोर, हाँ ऑनलाइन होगा 13 को है, ठीक है। उस टेस्ट का स्कोर आया, मान लो किसी के 300 आए, अब पता नहीं कितने मार्क्स का, आई डोंट नो कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब आपको डिटेल अभी मिलेगा, ठीक है। मान लो किसी के, मान लो 100 का था, किसी के 90s में आए, किसी के 80s में आए, किसी के 20s में ही आए मान लो, तो ऐसा रेंज बनेगी ना, तो उससे पता लगेगा कि हाँ बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या होंगे आपके, दो ट्रैक्स बनने वाले हैं, दो ग्रुप्स बनने वाले हैं, हाँ बिल्कुल एमसीक्यू ही होगा, एमसीक्यूज होंगे, दो ग्रुप्स बनेंगे, एक फोटोन और एक कैटलिस्ट, समझ आया बात। एक फोटोन बनेगा और एक कैटलिस्ट, दो ग्रुप बनेंगे आपके, ठीक है। इन ग्रुप्स में क्या होगा, पढ़ाया सेम ही चीज जाएगी, लेकिन पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कि किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं पता कि व्हाट इज सेल, उसे नहीं पता कि सेल ऑर्गेनल्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हम लोगों ने क्लासेस जब दी हैं अभी तक, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते थे कि उन्हें नहीं पता कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज बैक्टीरिया, व्हाट इज प्रोटिस्टा, उन्हें नहीं क्या है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं या बेसिक लेवल है वो चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों को ये चीजें बहुत अच्छे से आती है, उन्हें क्या करना है, उन्हें आगे का पढ़ना है। तो इस बेस लिए आपको क्या कर रहा है, जिन बच्चों का लेवल सेम है उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा यानी कि फोटोन में, और जिनको थोड़ा सा बेसिक से पढ़ने की जरूरत है उनको कैटलिस्ट में रखा जाएगा। पढ़ाया सेम ही जाएगा, ठीक है, पढ़ाया सेम ही जाएगा, बस पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा। समझ आ गया, व्हाट इज फोटोन, व्हाट इज कैटलिस्ट। जिससे क्या हो भाई, जो बच्चे स्लो पढ़ना चाहते हैं, कोई कहता था ना कि मैम आप जल्दी पढ़ा रहे हो, कोई बोलता था मैम आप स्लो पढ़ा रहे हो, तो वो चीज नहीं होगी, वो क्लैशेस नहीं होंगे स्टूडेंट्स के बीच, ठीक है। इसका पर्पस सिर्फ इतना है, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही लेवल के होंगे तो वो एक तरीके से समझ पाएंगे चीजों को, और किसी का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। कैटलिस्ट में बेटा थोड़ा सा ना बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। मान लो आगे जैसे हम अभी क्या पढ़ेंगे, अभी हम फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 13 में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात होगी, होगी ना क्लोरोप्लास्ट की बात। उसमें हम क्या देखेंगे कि कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, ये सब देखेंगे। मान लो किसी बच्चे को यही नहीं पता कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा भी है, थाइलाकॉइड भी है, तो पहले तो उसे यही बताना पड़ेगा ना कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये बेसिक से बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हमारा स्लो चलेगा पेस, ठीक है। इसलिए ये कैटलिस्ट में जाएंगे बच्चे जिनको बेसिक्स नहीं क्लियर है, उनको पहले बेसिक क्लियर कराए जाएंगे, उसके बाद वो चीज पढ़ेंगे। लेकिन जो फोटोन में उन्हें पता है व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, उन्हें नहीं बताने की जरूरत कि स्ट्रोमा क्या है, थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, ग्रैनम क्या है, ठीक है। तो हम फोटोन में डायरेक्ट क्या करेंगे, उसको हम वो चीज पढ़ाना शुरू करेंगे कि हाँ भाई क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन से, कुछ हमारी डार्क रिएक्शन से। समझ आया। हाँ आप खुद आ जाओगे, ठीक है। जितना स्कोर आएगा, मान लो ऐसे, इस चीज को आप ऐसे मान लो 100 का टेस्ट था आपका, ठीक है। जिनका स्कोर 50 से या 60%, 60% एक क्राइटेरिया मान लो, एग्जैक्ट नहीं बता रही, 60% एक क्राइटेरिया मान लो, जिनका अबव 60% आया वो फोटोन में चले गए ऐसे मान लो आप, और जिनका बिलो आया इसका मतलब उन्हें बेसिक समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको दूसरा ग्रुप मिलेगा। समझ आ गया, खुद डिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद देखो ऐसा नहीं है कि आपका ग्रुप फिक्स हो गया, मान लो कोई बच्चे का अभी बेसिक क्लियर नहीं है, लेकिन उसने क्या करा, उसने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी, उसके बेसिक्स क्लियर होते गए। जब आपके वीकली टेस्ट संडे को होंगे, मान लो उस बच्चे ने, जो उसके बेसिक्स क्लियर नहीं थे, उसने अच्छे से पढ़ना शुरू करा दोबारा से, और जो उसके टेस्ट स्कोर आ रहा था वो धीरे धीरे क्या करता गया, इंप्रूव करता गया। तो आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे दूसरे ग्रुप में जाना है, तो वो बाद में चेंज भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि फिक्स ही रहेगा, ठीक है। जैसा आपका लेवल होगा उसके हिसाब से चीजें चेंज भी हो जाएंगी इन फ्यूचर, ठीक है। तो अभी क्या पर्पस है, अभी ये पर्पस है कि कोई भी बच्चे को कहीं भी पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना।
जो फास्ट पेज में पढ़ना चाहते हैं उन्हें फास्ट पढ़ाया जाए, जो थोड़ा स्लो वे में जाना चाहते हैं उनको स्लो पढ़ाया जाए, ठीक है ना, क्योंकि सभी को लेके चलना है, ऐसा नहीं है कि किसी को पीछे छोड़ देना है। ठीक है, आगे बात समझ में, फोटोन और कैटलिस्ट समझ आ गया। ईमेल पर नहीं होगा, आपका जो ग्रुप बैचेस के ग्रुप्स है ना बेटा, उन पे लिंक आएगा, ठीक है। और टेस्ट सबको देना है, और टेस्ट बिल्कुल ईमानदारी से देना है, ठीक है। जैसा आता है वैसा देना है, उससे आपको खुद भी पता लगेगा कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। लाखों बच्चों के बीच में निकालनी है ना रैंक, या जिस भी एग्जाम में जाना है वहां तो लाखों बच्चे दे रहे हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल वाइजली देना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि भाई फोटोन भी है और कैटलिस्ट में आपका हो गया, जिस भी आप बैच में जाते हो उन बैचेस में भी, हाँ ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, सब्जेक्ट्स के सभी के लिए है, ये सेम चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोटोन में गए, मान लो आप कैटलिस्ट में गए, किसी में भी गए, उनमें भी दो टाइप के बैचेस होंगे आपके, एक होगा 12 आवर बैच, एक होगा 6 आवर बैच, ठीक है। यानी कि आपकी क्या होंगी, 6 क्लासेस होंगी, 6 आवर का बैच है तो 6 क्लासेस होंगी इन अ वीक, समझ आया। 12 आवर बैच है तो 12 क्लासेस होंगी एक हफ्ते में, यानी कि 12 क्लासेस में एक सब्जेक्ट की कितनी हो गई, 4, 4 + 4 + 4, ठीक है। एक फिजिक्स की 4, बायो की 4, केमिस्ट्री की 4, अभी तो 2 हो रही थी ना बस, एक हफ्ते में 2 ही क्लासेस हो रही थी ना। अगर 12 आवर में जाओगे तो 4 क्लासेस होंगी, और 6 आवर आप चूज करोगे तो 2 क्लासेस होंगी एक सब्जेक्ट की, ठीक है। ऐसे ही फोटोन में होगा, और ऐसे ही क्या होगा, कैटलिस्ट में होगा, ठीक है, सेम चीज है। ये 6 आवर चूज करना है या 12 आवर बैच चूज करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फोटोन और कैटलिस्ट वाली बात किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट का कितना स्कोर आ रहा है उस पे, टेस्ट का स्कोर। लेकिन आपको 6 आवर बैच में जाना है या आपको 12 आवर बैच में जाना है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको चूज करना है, ठीक है। कैसे चूज करोगे, आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको उसमें फिल करना है कि भाई जिसके पास ज्यादा टाइम है, जिसको फेथ है, जिसको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पढ़ूंगा और मैं रेगुलर क्लास अटेंड करूंगा, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक हफ्ते में 12 क्लास अटेंड कर सकता हूँ, वो 12 आवर बैच में जाए। जिसको लगता है कि नहीं मेरे पास कम टाइम है, मुझे और भी चीजें हैं, मुझे और ट्यूशन भी लेने हैं, जो भी आपके प्रायोरिटीज हैं, तो आप उस बेसिस पे अपना सूट करके सेलेक्ट कर सकते हो। समझ आ गई ये बात, ठीक है। समझ आया 6 आवर क्या है, 12 आवर क्या है। 4 क्लासेस पर सब्जेक्ट होंगी, तो मान लो 3 तो हो ही गई ना आपकी, पर डे किस कैसे कैसे होंगी वो आपको अभी मिलेगा शेड्यूल, लेकिन आप ये मान के चलो कि पर डे में आपकी एक सब्जेक्ट की 2 क्लासेस तो मिनिमम होंगी ही होंगी, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में हो गई या शाम को 2 हो गई, या हो सकता है टाइम स्ट्रेच हो जाए, ठीक है। वो आपको अभी मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी ये चीजें डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि बच्चे जब चूज करेंगे उसके हिसाब से टाइम टेबल बनेगा, ठीक है। समझ आ गया, मिनिमम 3 से 4 तो होंगी ही होंगी, ठीक है, ठीक है ना। चलो, अभी क्या हो रहा था, अभी तो शायद एक ही क्लास हो रही थी, 2 हो रही थी आपकी एक दिन में एक सब्जेक्ट की, बताएगा कोई, 2 हो रही थी ना, तो फिर क्या होगा, पर डे पर सब्जेक्ट की क्लास होगी। अभी तो 2 ही हो रही थी ना, कोई एक सब्जेक्ट छूट रहा था, किसी की एक भी हो रही थी, कोई ओपन बैच में ले रहा था, कोई मॉर्निंग में ले रहा था, ऐसा भी हो रहा था। फिर क्या होगा, आपका डेली डेली पर सब्जेक्ट की क्लास होगी ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आज हमने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, आज वो नहीं पढ़ा, और हो सकता है एक दिन में एक सब्जेक्ट की 2 क्लासेस भी हो, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि सिलेबस कैसे कवर होगा, ऐसे ही कवर होगा, ठीक है ना। क्या समझ नहीं आया परी बेटा, फोटोन कैटलिस्ट समझ आ गया। उसके बाद आपको कितने घंटे आप टाइम में दिन में दे सकते हो, उसके बेसिस पे आपको चूज करना है कि आप 6 आवर बैच में जाना चाहते हो या 12 आवर बैच में जाना चाहते हो, ठीक है। या आपको चूज करना है, ये हमें नहीं चूज करना है, क्योंकि टाइम किसे निकालना है, आपको निकालना है, हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो कितना टाइम आप दे सकते हो ये आपको चूज करना है, तो इस बात को सोचो, थोड़ा सा बैठो लेके कि मैं कहाँ कहाँ से अपना टाइम सेव कर सकता हूँ। और पर सब्जेक्ट की डेली क्लास होगी अब, ठीक है, हर सब्जेक्ट की डेली क्लास होगी ही होगी, और एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। समझ आ गया, सेम चीज कैटलिस्ट में है, ठीक है। बैचेस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बस पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है। चलो,
हाँ हाँ बिल्कुल होगी, जैसे अभी हो रही है, इवनिंग नहीं होगी। मॉर्निंग में तो आप लोग के स्कूल्स है ना, तो मॉर्निंग में नहीं होगी। ठीक है, मॉर्निंग में उनकी होती है जिनका इवनिंग में स्कूल है, ठीक है ना। ठीक है, फोटोन कैटालिस्ट समझ आ गया आपको कि क्या डिफरेंस है। सब्जेक्ट से मैंने जैसे बताया, हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं या रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ही नहीं पता कि क्या है, तो वो चीज हम कैटालिस्ट में पहले ये बताएंगे कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे जंप करेंगे। इस बात को आप ऐसे समझो, ठीक है। और जो बच्चे फोटोन में है उन्हें सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसका रोल क्या है, तो उनको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट किस पे पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट हम रेस्पिरेशन से स्टार्ट करेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिलेबस सब में कवर होगा, पढ़ाया सेम तरीके से जाए, पढ़ाया सेम जाएगा लेकिन तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको बता दिया कि 12 आवर बैचेस क्या है, क्या स्कोप है, और 6 आवर्स का क्या है, ठीक है। चूज करना है आपको, इसलिए आपको चूज करना है, हम नहीं चूज करेंगे, आपको करना है कि आप कौन से बैच में जाना चाहते हो। चलो आगे देखते हैं। अब ये आपको पता है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम 11वीं का सिलेबस कवर करेंगे। कब तक आपका, कब तक हो जाएगा, ऑलमोस्ट फेब, फेब में एग्जाम होते हैं ना, आई थिंक मार्च तक आपका सारा सिलेबस हम कवर कराएंगे, ठीक है। जैसे हम आज से बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे, हार्डली 1 वीक में, एक चैप्टर हम एक वीक में ट्राई करेंगे कि हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। किसी को कम टाइम भी लगेगा, किसी को ज्यादा भी लगेगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया ये है कि आपका फैब या मार्च तक, फैब तक ही ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस 11वीं का खत्म हो जाए। उसके बाद अगर टाइम बचेगा और आपका बीच में गैप होगा, जैसे 11 12 के बीच में थोड़ा सा छुट्टियां वगैरह होती है ना, तो उसमें क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे, ये चीजें जो बची हुई है उनको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में छुट्टी हो जाएगी तो सब घूमने चले जाएंगे, लगातार पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद 12th स्टार्ट होगा तो हम 12th का सिलेबस कवर शुरू करेंगे, ठीक है, करना, ठीक है। ऐसे करते करते हम 11th का, 12th का, ये पूरा 2 साल का प्रोग्राम है, आपको सारा कवर कराया जाएगा सिलेबस 11 12 का। आपके टेस्ट होंगे। इस संडे को कौन सा टेस्ट है, इस संडे को आपका सब्जेक्ट टेस्ट है फॉर बैच सेग्रीगेशन। अभी तो वैसा टेस्ट है कि हमें बैचेस बनाने, इसलिए हो रहा है टेस्ट, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वीकली टेस्ट होंगे एमसीक्यूज वाले, ठीक है। पहले भी बताई थी ना, यार डीपीपीज होंगी, टेस्ट होंगे, ठीक है, वो टेस्ट होंगे आपके वीकली, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, डीपीपीज वर्कशीट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, जैसे अभी रिवीजन क्लासेस हुई थी, ऐसे ही अगर रिक्वायर्ड होगा बच्चों को तो उस हिसाब से आपके सेशंस भी रखे जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ क्या होगा, 12th में आप सभी बच्चे किसी ना किसी एग्जाम के कंपटीशन का फॉर्म फिल करोगे, वो आपको फॉर्म फिल करने में कब फॉर्म आ रहा है, ये सब चीजें हम बताएंगे। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आपको करना है, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। स्कोप ऑफ द कोर्स, ठीक है, किसी को कुछ यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम देना है या ग्रेजुएशन में जो भी कुछ करना चाहते हो आप, सारा आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। काउंसलिंग टीम वो सब प्रोवाइड करेगी, ठीक है। कोई डाउट इस चीज में, किसी को कोई डाउट, तो ठीक है। मेन कहने का मतलब ये है कि इट्स नॉट फॉर 11th, ये आपका सीक्वेंस में आगे आगे चलता जाएगा, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आगे आपका साथ साथ चलता जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 2 ईयर प्लानर है, प्लानर आपका ऑलमोस्ट बन चुका है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको शेयर हो जाएगा। अभी ये होता था, पता नहीं था ना कि कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आज, उसके बाद क्या होगा, थोड़े दिन में आपको जब बैचेस बन जाएंगे तो आपको प्लानर मिल जाएगा कि ये टॉपिक नंबर 1 हम आज पढ़ाएंगे, टॉपिक नंबर 2, एक सीक्वेंस में चलेंगे जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, ठीक है, उसी सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं अब आगे, कि आज हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे, आज हम ये पढ़ाएंगे, आज हम ये पढ़ाएंगे, ये आपको पूरा प्लानर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये सबको पता है हाउ टू यूज गूगल मीट, इसमें कुछ बताने का नहीं है ना, क्योंकि आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हो, कैसे पोल्स होंगे ये भी पता है। अब हम 5 क्वेश्चन क्या करा करेंगे, आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, हम उसके क्वेश्चन 5 लास्ट में लेंगे ही लेंगे, ठीक है, पोल्स के थ्रू। पोल्स कैसे आंसर करने हैं सबको पता है, आई थिंक पता है ना सबको। हाँ ये नहीं बता रही मैं, सबको पता है क्योंकि, ठीक है, ये सब वही है जो हम पहले ओरिएंटेशन में देख चुके हैं, ठीक है। तो मेन चीज क्या थी, मेन चीज ये है, डिटेल में डिस्कस करने की बेटा बात ये थी, डिटेल में डिस्कस देखो, अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम दोबारा से चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे ना, पहले यही स्ट्रेटेजी थी कि 1 से लेके चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमने क्लासेस ली ना,
तो पता लगा कि भाई कुछ बच्चों का नीचे का क्या है, कुछ बच्चों को बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने आप पढ़ लिया उन्होंने, या ट्यूशंस भी हैं बच्चों के, वो अपने आप कोप अप कर पा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट के टाइम अराउंड 11 और 12 होगा, टाइमिंग जो होगा 11 और 12 के अराउंड होगा। तो हम टर्म 1 की अगर बात करें या चैप्टर 8 तक की बात करें ना, तो हम उनको दोबारा पढ़ के अभी क्या करेंगे, नहीं तो फिर हमारा 1-1.5 महीना फिर से निकल जाएगा, और फिर हम क्या रह जाएंगे, हम स्कूल से पीछे रह जाएंगे ना, जैसे अभी भी पीछे ही थे फिर पीछे रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले आगे का पूरा कवर करते हैं, जो टाइम बचेगा हम उसमें इसको दोबारा देखेंगे। ठीक है, अभी ना करके इसको बाद में करेंगे, छूटेगा कुछ नहीं। समझ आ गया भाई नीना? ठीक है ना, नहीं तो फिर से पीछे रह जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी क्या करते हैं, स्कूल के साथ साथ चलते हैं, और उसके बाद जो टाइम बचेगा आप भी पढ़ना बीच में, तो कोई डाउट्स होगा तो हम बीच में डाउट सेशन कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो। आएंगे, आप पूछ रहे हो या बता रहे हो जानवी? फाइनल एग्जाम में तो सारे ही सिलेबस आएगा ना, टर्म 2 में या टर्म 1 का मुझे नहीं पता, आप बताओ, ये जानवी जो पूछ रही है, बाकी बच्चे बताओ। ठीक है, बताओ जल्दी, मैं इसके बाद क्या करती हूँ, वो बायोमोलिक्यूल्स देखते हैं। फुल सिलेबस आएगा ना, हाँ, तो मैं यही बोल रही हूँ, पहले हम आगे का कवर करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जो चीजें बची हैं, जो चैप्टर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, जैसे अभी रिवीजन क्लासेस करी थी ना, वैसे एक बार दोबारा देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक पेस मेंटेन करें अकॉर्डिंग टू स्कूल, नहीं तो फिर पीछे रह जाएंगे। ठीक है ना, चलो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना बायोमोलिक्यूल्स। टेस्ट देना है सबको, ठीक है ना, मेन चीज है टेस्ट। 30 को कब है टेस्ट, संडे को, यही जो संडे आ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस आपको दोबारा शेयर हो जाएगा। अभी क्या करो, फिलहाल के लिए आप रिवाइज करना शुरू करो, जो अपना अभी आपने टेस्ट दिया है टर्म 1 में, सारे चैप्टर्स वही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, चैप्टर नंबर 9। दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है? चलो। हाँ, तो देखो, बायोमोलिक्यूल्स हमें देखना है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हम सेल पढ़ चुके हैं, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें बायोमोलिक्यूल्स, तो देखो नाम से ही क्लियर है, हम हमेशा यही बात करते हैं ना कि नाम से ही क्लियर है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसमें हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसके अंदर है, जो बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल टिश्यूज बोल लो, बायोलॉजिकल टिश्यू बोल लो, ऑर्गेनिज्म बोल लो, या सिंपली सेल बोल लो, या हम बोल ले लिविंग, लिविंग चीज के अंदर है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स तो क्या है, मॉलिक्यूल एक क्या है, एक केमिकल आइडेंटिटी है ना, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल। लेकिन सब चीजें किससे बनी है, सब चीजें मॉलिक्यूल से बनी है। एटम क्या बना रहा है, एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और इन्हीं मॉलिक्यूल से क्या बनता है, कोई भी मैटर बनता है। तो हम भी किससे बने, हम भी मॉलिक्यूल से ही बने हैं। हमारी जो सेल्स है वो भी किससे बनी है, वो भी मॉलिक्यूल से बनी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बेसिकली लिविंग टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, लिविंग टिश्यू का, या लिविंग सेल के जो मॉलिक्यूल्स है, उनको हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ आ गया, उनको हम क्या बोलेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, अभी करती हूँ, दोबारा करती हूँ। अभी देखो, ये चैप्टर का सीक्वेंस है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में सेम यही सीक्वेंस है आपका टॉपिक्स का। तो हम इसी सीक्वेंस के थ्रू चलेंगे एक एक करके। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। भाई जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनमें क्या है, उनमें हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है। क्योंकि क्या होता है, जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ता है, अब देखो हम फुली पढ़ेंगे सब, क्योंकि हमें आगे के हिसाब से भी तो पढ़ना है ना, फुल ही पढ़ने वाले हैं हम, सारे चैप्टर्स को पूरा पूरा कवर करेंगे। ठीक है, चलो, तो जिसने नहीं सुना वो दोबारा सुन लो। बायो मॉलिक्यूल्स, इसको ब्रेक करो, बायो और बायो प्लस मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसमें प्रेजेंट है,
जो किसी भी बायोलॉजिकल या हम बोले लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम बोले लिविंग सेल या बोले लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, जो क्या बना रहे हैं भाई। अभी हमने पढ़ा था कि सेल थी, सेल के अंदर क्या थे, ऑर्गेनल्स थे, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स थे ना। लेकिन ये ऑर्गेनल्स भी तो किसी चीज से ही बने हैं ना। हर चीज क्या होती है, एटॉमिक लेवल पे बनी होती है ना। जैसे ये पेन भी है, इसमें भी क्या है, एटम्स है। ऐसे ही हमारी सेल है, उसमें भी क्या है, अंदर एटम्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बने उन एटम्स से। तो वही मॉलिक्यूल्स जो इस सेल को बना रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है। उन बायोमॉलिक्यूल्स का पर्पस क्या है, उनका पर्पस ये भी हो सकता है कि वो हमारी सेल को बना रही हैं, सेल की फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं, सेल के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, या सेल के जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं। सेल में क्या है, प्रोसेस चल रहे हैं ना, सेल डेड तो नहीं है, सेल में क्या हो रहा है, डिफरेंट वर्किंग हो रही है। ठीक है ना, वर्किंग हो रही है ना सेल में, रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सेल ग्रो भी कर रही है। तो ये सब कौन कर रहा है, ये बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू हो रहे हैं सारे काम। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स जो किस लिए इजेंशियल है, इजेंशियल टू परफॉर्म वन और मोर बायोलॉजिकल प्रोसेस। समझ आया, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। क्या है, जो भी सेल की प्रोसेसिंग है, सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का अपना स्टोरेज है, या सेल का ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये कौन कर रहा है, ये सब कोई चीज ही कर रही है ना। वो चीज क्या है, वो है बायोमोलिक्यूल। बायो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लिविंग के अंदर है वो मॉलिक्यूल, लेकिन किसके अंदर, लिविंग के अंदर, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है। अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की तो बेसिकली 4 बायोमोलिक्यूल्स आर देयर। कितने बायोमोलिक्यूल्स है, बेसिकली 4। कौन कौन से, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। ठीक है। ये 4 बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो लिपिड इज बेसिकली फॉर स्टोरेज। ये क्या करते हैं, बेसिकली स्टोरेज करते हैं किसकी, एनर्जी स्टोर करने के लिए। भाई सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमें हम हमारा जो हमारी सेल काम कर रही है, यानी कि हम भी तो काम कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आपको उस चीज के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन ला रहा है, वो स्टोरेज कौन कर रहा है एनर्जी की, वो लिपिड्स कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की तो न्यूक्लिक एसिड्स का बेसिक फंक्शन क्या है, वो स्टोरेज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब एक सेल से दूसरी सेल बनेगी तो वो कैसे बनेगी, उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ना, उसको कोई डेटा चाहिए कि हाँ मुझे बनाना कैसे है, मुझे डेवलप कैसे होना है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रही है, कि नई सेल कैसे बनेगी, नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये चीजें कौन बताएगा, ये बताएगा हमारा न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा, क्या होता है, डीएनए और आरएनए होते हैं ना। डीएनए आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स है। तो ये हमारे क्या कर रही है, बेसिकली स्टोरेज कर रहा है इंफॉर्मेशन की, कि सेल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, ये भी बताऊंगी अभी। ठीक है, बताऊंगी इसमें। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज अभी एक बेसिक ले रहे हैं, इंट्रो ले रहे हैं चैप्टर का। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थर्ड चीज हो गई हमारी कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड हमारा क्या है, बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। इसका काम क्या है, इसका काम भी स्टोरेज है एनर्जी का। ये क्या, एनर्जी गिविंग, स्टोरेज की जगह आप बोलो एनर्जी गिविंग। ये क्या करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जैसे फूड की एनर्जी मिल रही है आपको, किससे मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक एक ही फंक्शन है जो मैं लिख रही हूँ, डिफरेंट फंक्शंस आर देयर। अभी हम जस्ट बेसिक देख रहे हैं। ठीक है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चरल, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, किसी भी सेल के जो भी कंपाउंड बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, वो किससे बन रहे हैं, वो सब प्रोटीन्स है। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल बायोमोलिक्यूल्स हम इनको बोल देते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स को। समझ आ गया। तो 4 बायोमोलिक्यूल्स है, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। 4 बायोमोलिक्यूल्स आर देयर। ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं जो आप बात कर रहे हो। ठीक है, क्या देखते हैं, अभी हमने बोला कि बायोमोलिक्यूल्स आर देयर। ठीक है, 4 हैं, ये हमने देख लिया। अगर हम एक जनरल बात करें केमिस्ट्री लेवल की, तो हमें पता है कि कुछ तो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक, है ना, जिनमें क्या होता है, बेसिकली कार्बन होता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन कार्बन क्या है, कार्बन इज मस्ट। ठीक है, कार्बन होता है, तभी उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ठीक है। दूसरी हम बात करें इनऑर्गेनिक, दो टाइप के कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना, या हम कह लें एलिमेंट्स पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो यही चीज हमारी बॉडी में भी है, यही चीज हमारी सेल में भी है। ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के एलिमेंट्स हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, तो कोई भी जैसे इन्वेंशन हो रहा है या कोई भी स्टडी हो रही है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर देयर। हमने फोटोसिंथेसिस में भी देखेंगे, हमने विटाकर के क्लासिफिकेशन में भी देखा कि उन्होंने डिफरेंट तरीके क्या करे, एक्सपेरिमेंट्स करे, माइक्रोस्कोपी लेवल पे बैक्टीरिया का क्या करा, स्ट्रक्चर देखा, तो एरिस्टोटल ने माइक्रोस्कोप बनाया, या रॉबर्ट हुक ने उसमें देखा, बीकर में देखा, कॉर्क में देखा, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कि सेल के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, तो इन चीज को देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एसिड, सॉल्युबिलिटी इन एसिड। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दो तरीके की हमें चीजें मिलती हैं, एक तो मिलेंगी एसिड में सॉल्युबल, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो सॉल्युबल हो जाएंगी एसिड में, कुछ ऐसी होंगी जो एसिड में सॉल्युबल नहीं होंगी। दो तरीके की चीजें मिलेंगी जो यहाँ पे लिखा है, एसिड सॉल्युबल। कुछ कंपाउंड्स कैसे होंगे, कुछ केमिकल आइडेंटिटीज कैसी होंगी जो एसिड में सॉल्युबल होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो एसिड में इनसॉल्युबल होंगी। जो एसिड में सॉल्युबल होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक। वो कैसे है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जो इनसॉल्युबल होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है। ये टेक अवे पॉइंट है यहाँ का। हाँ, यही जो मैं बताने वाली हूँ, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री के उसमें देखा होगा, लैब वगैरह में करा होगा एक्सपेरिमेंट, कि हमने मान लो कोई चीज ली, हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने कुछ मिक्स करा। ठीक है, मान लो आप इसको ऐसे मान लो, जैसे हमने वाटर लिया, वाटर में हमने क्या करा, चीनी मिला दी, और साथ में मान लो आपने लीव्स मिला दी या ग्रास मिला दी, जो भी मिलाना था। तो चीनी तो पानी में मिल जाएगी, फिर हमने उसको क्या करा, एक छन्नी से पास कर दिया। तो उस छन्नी से जो पानी निकल के आएगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे वाटर प्लस शुगर होगा। वाटर प्लस शुगर होगा तो शुगर क्या हो, इसमें डिजोल्व हो गई। तो जो डिजोल्व होने के बाद हमें छलनी के थ्रू या फिल्टर पेपर आप बोल लो, उसके थ्रू पास होकर जो नीचे सॉल्यूशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। ये केमिस्ट्री में पढ़ा है सभी ने। ठीक है। और जो ऊपर रह जाएगा, जो फिल्टर पेपर में रह जाएगा चीज, या हमारी छलनी में रह जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। रेजिड्यू या लिखा है, लेकिन हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है रिटेंटेट। फिल्ट्रेट और रिटेंटेट दो चीजें पता होती हैं, मिलती है ना दो चीजें। फिल्ट्रेट जो फिल्टर हो गया, रिटेंटेट जो रिटेन हो गया, जो क्या हो गया, वहीं पर रह गया छलनी में। ठीक है, या फिल्टर पेपर में। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं ना, चाय बनाते हैं, सबने हमने गैस पे रखा, उसको सबको मिक्स कर दिया। अब देखो, ये पता है बैचेस का सेग्रीगेशन क्यों होने वाला है, तुम खुद ही बताओ। अभी देखो मैं बताने, अभी हम पहुंचे नहीं है उस चीज पे, लेकिन आप बच्चों ने पढ़ रखा है। तो बच्चे पहले क्या कर रहे हैं, चैट में आंसर कर रहे हैं कि मैम ये है, मैम ये है। ठीक है। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीजें नहीं पता होंगी, बैचेस सेग्रीगेट होंगे ना, तो यही फायदा होगा। जिनको ये चीजें पता है उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे, हाँ बच्चों को ये आता है, तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी। लेकिन अभी आपके सब में एक्सेस मिक्स है, बच्चों को नहीं पता है चीजें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक चीज बतानी पड़ेगी। तो इस चीज में क्या होता है, कभी कभी बच्चों को लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, मुझे तो ये आता है और मैम पता नहीं क्या पढ़ा रही है। होता है ना, ये सभी के साथ होता है। हमने देखा है आपके बैचेस में बच्चे कहते थे मैम क्या पढ़ा रहे हो आप, ये तो मुझे आता है। तो ये चीजें आगे नहीं होंगी मोस्ट प्रोबेबली मंडे से। ठीक है। लेकिन अभी के फिलहाल मुझे सब कुछ पढ़ाना है। ठीक है। चलो, तो चाय बनाते हैं हम। चाय में क्या होता है, हमने पैन में ली, चाय बना दी, मिक्स हो गया। ठीक है, जो हमने छलनी के थ्रू पास करा, जो चाय नीचे आई वो क्या हुई हमारी, फिल्ट्रेट हो गई। फिल्ट्रेट हो गई ना, और जो ऊपर छलनी रह गया, छलनी में जो चाय की पत्ती रह गई, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने रिटेंटेट बोल दिया। ठीक है, व्हाट इज फिल्ट्रेट, व्हाट इज रिटेंटेट, समझ आ गया सबको, आ गया समझ में भाई। ठीक है, बच्ची का समझ गई। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ऑर्गेनिक बेसिकली क्या है, एसिड सॉल्युबल है, और इनऑर्गेनिक क्या है, एसिड इनसॉल्युबल है। तो हर स्लाइड में, मेरी क्लास में ये रहेगा कि हर स्लाइड में हम क्या देखेंगे कि हमारा टेक अवे पॉइंट क्या है। टेक अवे पॉइंट वो होगा जो मोस्ट प्रोबेबली आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्वेश्चंस जिस पे आते हैं वो हमारा टेक अवे पॉइंट होगा। तो यहाँ पे टेक अवे पॉइंट क्या है कि एसिड सॉल्युबल वो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इनसॉल्युबल कौन से हैं जो हमें किस में मिलेंगे, रिडंडेंट में मिलेंगे, वो होंगे हमारे इनऑर्गेनिक। ठीक है। चलो,
उसके बाद देखो, अभी हमें ये पता लगा सिर्फ सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं, लेकिन अगर हमें पता लगाना है कि भाई एसिड सॉल्युबल, अभी हमने यहाँ पे पीछे बता दिया, लेकिन हम करेंगे कैसे इस चीज को? करेंगे हम ऐसे कि हमने मान लो कोई भी एक लिविंग टिश्यू लिया, लिविंग टिश्यू का क्या करा हमने, थोड़ा सा उसको मोटर पेसल से या कूटा उसको, और छोटे पीसेस में हमने उसको डिवाइड करा, डिवाइड करके हमने किस में मिक्स कर लिया उसको, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिड प्लस किसका, लिविंग टिश्यू का, क्या बना लिया, एक स्लरी बना लिया, जैसे ये बन गई यहाँ पे ग्रीन कलर की। ठीक है, एक पेस्ट टाइप का हमारा बन गया। ठीक है, इस पेस्ट को हमने क्या करा, यहाँ पे हम क्या यूज करें, चीज क्लोथ, इट्स लाइक अ फिल्टर पेपर, चीज क्लोथ के थ्रू हमने उसको पास ऑन कर दिया। तो हमारा क्या होगा, जब हमने पास करा तो कुछ पोर्शन तो हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे कुछ पोर्शन आ गया, इसको हमने क्या बोल दिया, फिल्ट्रेट। ठीक है, और कुछ जो यहाँ पे रिटेन हो गया, यहाँ पे कुछ रिटेन हो जाएगा ना, जैसे इसमें दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसको क्या बोल दिया हमने, रिटेंटेट। ठीक है, अब हमने क्या लिया था, एसिड लिया था, तो एसिड में ऑब्वियसली क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे मिक्स हो जाएंगे, होगा ना ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, एसिड में सॉल्युबल है, तो वो क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे एसिड में, और एसिड में मिक्स होके पास हो जाएंगे इस कपड़े के थ्रू, और हमें किस में मिलेंगे, हमें फिल्ट्रेट में मिलेंगे। यही चीज देखो यहाँ लिखी है कि फिल्ट्रेट में क्या मिलेगा, एसिड सॉल्युबल पोर्शन है, तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे मिल जाएंगे। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये नहीं पता लगेगा, हमें सिर्फ ये पता लगेगा कि फिल्ट्रेट के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। ठीक है, ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पता करने के लिए हमें फर्दर क्या करने होंगे, डिफरेंट जो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, क्रोमेटोग्राफी होती है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, वो करने पड़ेंगे, उससे पता लगेगा कि हाँ कौन सा स्पेसिफिक कंपाउंड है। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं पता लगा, एक जनरल बात पता लग रही है कि हाँ ऑर्गेनिक हमें किस में मिलेगा, फिल्ट्रेट में मिलेगा, और जो रिटेंटेड वाला पोर्शन होगा उसमें क्या मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, इनसॉल्युबल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेसिकली इसमें क्या होगा, इनऑर्गेनिक फ्रैक्शंस आर प्रेजेंट। ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो होंगे सेल के वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, समझ आया? ठीक है भाई, बोलो बोलो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इनऑर्गेनिक का कैसे करेंगे। ठीक है जी, जनरल एक्सपेरिमेंट्स है, ऐसे कोई स्पेसिफिक हमें नहीं पता लग रहा कि इसमें कौन सा एलिमेंट है, क्या है। अच्छा, वंशिका इज रिवाइजिंग एवरीथिंग, ये भी बढ़िया यार तुम लोग का। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, हमें इनऑर्गेनिक सेक्शंस के लिए क्या करना है भाई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है ना सेल के अंदर, देखो कैल्शियम भी है, क्लोरीन भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी, आयरन के एलिमेंट्स भी हैं, सभी चीजें हैं, तो ये सब क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। तो ये कैसे पता लगेंगे कौन से पोर्शन में आ रहे हैं, इसके लिए एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमने कोई भी लिविंग टिश्यू लिया, लिविंग टिश्यू में क्या है, एलिमेंट्स हैं प्लस वाटर है, एलिमेंट्स आर देयर प्लस वाटर इज देयर। तो जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है लिविंग टिश्यू को, ऐसे वेट को तो हम क्या बोलते हैं, वेट वेट, वेट वेट। लेकिन जब हम इस लिविंग टिश्यू के स्लाइसेस को क्या कर देंगे, माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल वाली चीज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो आप साइज लिख रहे हो ना, ये हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम किस फ्लो में चल रहे हैं, हम सीक्वेंस लेंगे सिर्फ एनसीईआरटी का। तो इंस्टेड ऑफ जंपिंग हियर एंड देयर कि हम यहाँ कूदे वहां कूदे, हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। समझ आ गया स्नेहा? छूटेगा कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेट वेट। लेकिन जब हमने लिविंग टिश्यू को क्या करा, लिविंग टिश्यू को हमने ड्राई कर दिया, इवेपोरेट कर दिया सारा वाटर। ठीक है, वाटर इवेपोरेट करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास जो भी लिविंग टिश्यू का मास बचा उसको हम बोलते हैं ड्राई वेट। ठीक है, ये पता है ना, ड्राई वेट बोलते हैं उसको। लिविंग टिश्यू में से जब वाटर इवेपोरेट हो गया तो हमारे पास क्या बचा, ड्राई वेट, रिमेनिंग मटेरियल इज ड्राई वेट। ठीक है, अब इस ड्राई वेट जो बचा, जो भी लिविंग टिश्यू बचा, इसको हमने क्या करा, बर्न कर दिया। बर्न करने से क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ऑक्सीडाइज होके क्या हो गए, वो गैसेस की फॉर्म में रिलीज हो गए। और उसके बाद हमारे पास नीचे क्या बची, हमारे पास नीचे बची ऐश, राख बची बस। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमारे उड़ गए सारे, गैसेस बन के। लेकिन जो ये राख बची, इसमें क्या प्रेजेंट है, अब हम समझ गए कि ऑर्गेनिक तो उड़ गए, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर देयर, किसमें, ऐश में। ठीक है, तो हमारा यहाँ का टेक अवे पॉइंट क्या है, कभी कभी आ जाता है व्हाट इज ड्राई वेट, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज ड्राई वेट। तो ड्राई वेट क्या है, लिविंग टिश्यू माइनस वाटर इज ड्राई वेट।
ठीक है, या वेट वेट माइनस वाटर इज ड्राई वेट, ठीक है। एश में क्या प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक कौन से होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सबको पता है ना, मैग्नीज, आयरन, ये सब क्या है हमारे, ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आप पूछ रहे हो कि बायोमोलिक्यूल्स का अगर हम बात करें तो ये हम ना यहाँ से नेक्स्ट क्लास में लेंगे। फिर बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं उसमें क्या है भाई, दो टाइप के हैं, मैक्रो और माइक्रो, ऐसे बता देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे लेंगे कि माइक्रो और मैक्रो, जिनका साइज छोटा है। अभी देखो हमने क्या करा था इस वाले एक्सपेरिमेंट में, हमने स्लरी बनाई थी, किसकी, लिविंग सेल की या सेल टिश्यू की, टिश्यू की हमने क्या बनाई थी, स्लरी बनाई थी। इसमें क्या होगा, पूरी सेल ब्रेक हो रही है ना, एक तरीके से ब्रेक हो जाएगी सेल। तो सेल ऑर्गेनल्स जो है इनके अंदर भी कुछ कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर भी कुछ केमिकल और वो क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। और जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी कुछ कंपाउंड्स होंगे ना, साइटोप्लाज्म भी क्या है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ही तो था, उसमें भी कुछ कंपाउंड्स होंगे। तो ये क्या होता है, जो बड़ा पोर्शन है, जो मैक्रो आप बोल रहे हो ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बेसिकली किससे आ रहे हैं, ये सेल ऑर्गेनल से आ रहे हैं, ठीक है। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है यानी कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका साइज क्या है, 800 डाल्टन से कम है। तो ये क्या होंगे, ये एक तरीके से साइटोप्लाज्म से आते हैं, क्योंकि वहां पे इतने लार्ज कंपोनेंट्स नहीं है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या है, स्मॉल कंपाउंड्स आते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म से आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स किससे मिलेंगे, बेसिकली सेल ऑर्गेनल से, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं, स्मॉल इनका साइज है, तो मे बी ये पास हो जाएंगे फिल्टर पेपर से और हमें किस में मिल जाएंगे, फिल्ट्रेट में। तो ये एक अलग थ्योरी है, ठीक है। इसको हम आगे किस में पढ़ेंगे, हम बायोमोलिक्यूल्स में, जो अपना हमारा आगे का टॉपिक है ना, ये वाला, ये टॉपिक नंबर 3 बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। दोबारा से देखेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। तो अभी हमने क्या देखा, बेसिकली हमने देखा कि जो दो एक्सपेरिमेंट है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के, उनको कैसे करते हैं, ठीक है। सही है भाई। और टेस्ट सबको देना है, टेस्ट कोई मिस नहीं करेगा। अगर टेस्ट मिस करा तो फिर क्या होगा, फिर यही हो जाएगा कि आपका बैच, आप बढ़िया वाले बैच में नहीं पहुंच पाओगे। बढ़िया इन द सेंस जिसमें एक ही लेवल के सारे बच्चे हो, ठीक है। एक ही लेवल के बच्चे होते हैं तो पढ़ाने में इजी हो जाता है, टीचर को भी पता होता है कि हाँ मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब बच्चों को आता है, या मुझे और नीचे से पढ़ाना है क्योंकि बच्चों को ये चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको वाइजली देना है और सभी को देना है। समझ आ गई बातें, किसी को कोई डाउट तो पूछो। नेक्स्ट हम अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स वगैरह ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट, टेस्ट आपका ग्रुप में लिंक आएगा, आपको संडे को टेस्ट देना है, ठीक है। एंड करें सेशन, और ट्राई करो कि भाई क्लासेस अब रेगुलर अटेंड करो, ठीक है ना, क्योंकि अब एग्जाम्स वगैरह भी सब खत्म हो गए, तो ऐसा कोई एक्सक्यूज